કે રાજ્યસભાના સભ્ય પણ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ છે, પણ એ મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ એવા છે જેમાં કોમન મેન ઇલેક્શનમાં વોટ આપી શકતો નથી. તો આવી સામાન્ય વાતો છે. એક રાષ્ટ્ર છે તો રાષ્ટ્રના અંતિમ વડા રાષ્ટ્રપતિ છે, પણ ચૂંટાયેલા વડા વડાપ્રધાન છે. તો તેમ જિલ્લા લેવલે અંતિમ વડા કોણ, ચૂંટાયેલા વડા કોણ, તાલુકા કક્ષાએ કોણ હોય, મ્યુનિસિપલ બારો શું છે, આ કેટલી માહિતી જે કોમન મેનને ખબર હોવી જોઈએ, પણ આપણે એને પાઠ્યપુસ્તકમાં ભરી દીધું છે. આપણી એવી એક ખરાબ આદત બની ગઈ છે કે જેટલું બધું શિક્ષણમાં જાય ને એટલું લાઈફમાંથી કાઢીને શિક્ષણમાં. શાકભાજી હોય ઘરે ફ્રીજમાં, પણ શાકભાજીના નામ મોઢે કરે સ્કૂલમાં. દૂધી હોય ફ્રીજમાં, અને ત્યાં ચિત્ર દૂધીનું દોરીને દૂધીનું નામ શીખવાડશે. એટલે હદ સુધી આઇસોલેશન ઓફ એજ્યુકેશન આપણે લોકોએ કરી અને પગ પર કુહાડો માર્યો છે. આપણો એક પ્રયાસ છે કે વિદ્યાર્થીને અત્યારથી કેવી રીતનું રાષ્ટ્રનું ગવર્નિંગ થાય છે, કેટલા બોડીઝ હોય છે. गुड आफ्टरनून। इतिहास में समय का बहुत अधिक महत्व होता है। घटनाओं का समय और स्थान के साथ लिखना अधिक उचित माना जाता है। आज हम प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तक का सफर देखेंगे। प्राचीन भारत इसे की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर सुव्यवस्थित नगरीकरण के उदाहरण है। मौर्य साम्राज्य इस काल का सबसे बड़ा साम्राज्य था। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास पर संक्षेप में बोलने जा रहा हूँ। मध्यकालीन भारत का समय लगभग 1205 से 1700 ईस्वी सन तक माना जाता है। इस काल की शुरुआत में उत्तर में राजपूत और दक्षिण में चौल जैसे शक्तिशाली राजवंश थे। सल्तनत में इलबरी, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी 5 वंशज थे। थैंक यू। ये आदिमानव के समय के हथियार है। आदिमानव इन पत्थरों के हथियार बनाकर अपना शिकार करते थे। गुड आफ्टरनून। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास पर ईस्वी सन 1700 से लेकर ईस्वी सन 2020 तक संक्षेप में बोलने जा रहा हूँ। ईस्वी सन 1700 के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और यूरोपीय ताकतें खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत मौजूद हुई। ईस्वी सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिससे आज़ादी का संघर्ष शुरू हुआ। ईस्वी सन 2020 तक भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत लोकतंत्र और उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। थैंक यू। भाई हमारे साथ जो टीम खड़ी है आज स्पेशली इनवाइटेड है मेगा एजुफेस्ट की टीम को, जो लगातार 110 से 150 स्कूलों को पिछले कितने बरस से जमा करता है और मुस्लिम समाज में और हर समाज में एजुकेशन में तरक्की हो उसके लिए कुछ न कुछ प्रयास करता है। तो मैं चाहता हूं कि करीम भाई है, आसिफ भाई है, नासिर भाई है, रफ़ीक भाई है, कुछ उनकी बात कहे और आगे का इसमें क्या तरक्की करेंगे उसकी भी कुछ थोड़ा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारा अहमदाबाद मेगा एजुफेस्ट का जो हमने जब स्टार्ट किया साथ में मिलकर, तो पर्पज़ यही था कि दूर इलाके तक, हर घर तक एजुकेशन और कैरियर की बात पहुँचे। और आज हमें खुशी हो रही है कि आज विश्व भारती स्कूल ने वो इनिशिएटिव को और आगे ले गए। और ये पर्पज़ वही था कि सब स्कूलें मिलके, तो ज़्यादातर बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं और वहाँ एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी बने। जो पर्पज़ है अपना कि एजुकेशन दूर तक पहुँचे, तो हम सब स्कूलों को अपील करना चाहते हैं कि जैसे हमें अहमदाबाद मेगा एजुकेशन में साथ दिया, ऐसे ही इसी तरह से ये इवेंट में भी आप आइए। और आगे भी हम इस तरह की इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ये सब मिल के, जिससे हमारे बच्चों को जितना ज़्यादा बेनिफिट मिल सके उतना बेनिफिट मिले और वो जो तरक्की करना चाहते हैं वो तरक्की तक वो पहुँच सके। मेगा एजुफेस्ट आप जानते ही हैं कि लास्ट में रिवर फ्रंट पे किया गया था और अहमदाबाद की करीब 100 से ज़्यादा माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था और 26 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे मौजूद थी। पर्पस जो सा करीम मैंने बताया यही है कि एजुकेशन है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं मगर वो रिलीजियस होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं या सेक्टोरियन होते हैं।
मगर एजुकेशन के लिए ऐसी कोशिश बहुत कम हुई है और इसी कोशिश के लिए हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह अगले कुछ आने वाले वक्त के अंदर हम फिर से इसको करेंगे और उस वक्त आपको ज़्यादा डिटेल के साथ में हम आपके साथ वापस आएंगे। टीम मेगा एज्यू फेस्ट સામાન્ય રીતે છેલ્લા 15 વર્ષથી સમાજમાં શિક્ષણની જાગૃતિ લાવવા માટેના પ્રયાસો કરી રહ્યું છે અને મોટા પાયે એના માટે મેગા એજ્યુ ફેસ્ટનું આયોજન કરે છે। જેમ કહેવાય છે કે અન્ય આયોજનો કરતાં શિક્ષણ માટેના આયોજનો થાય અને ચર્ચિલનું બહુ એક પ્રખ્યાત વાક્ય છે કે જ્યારે એક શાળાને તાળું વાગે છે ત્યારે એક જેલ ખુલે છે। એટલે સ્વાભાવિક છે કે જો શિક્ષણ લેશે આપણા દેશના નાગરિકો, નવા પેઢીના બાળકો, તો દેશને ઉન્નત માર્ગ તરફ આપણે દોરી શકીશું। અને એના પ્રયાસ રૂપે ટીમ મેગા એજ્યુ ફેસ્ટ આ વર્ષે પણ કદાચ 2026માં આ મેગા એજ્યુ ફેસ્ટનું આયોજન કરવા જઈ રહ્યું છે। એને મારી શુભેચ્છાઓ છે અને આવા કાર્યક્રમો વધુને વધુ થાય એ માટે મારી અનંત શુભેચ્છાઓ। આજે વિશ્વ ભારતી સંકુલમાં એક સ્ટુડન્ટ તરીકે હું અહીં આવ્યો છું। અહીંયા જ મેં એજ્યુકેશન લીધેલું છે, 11-12 પણ અહીં કરેલું છે, બીએડ પણ મેં કરેલું છે। એક સ્ટુડન્ટ તરીકે મને અહીં આવવા મળ્યું એનું મને ગૌરવ છે। અને આખી ટીમ જે અહીં છે એ આ વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓ કે જે સામાજિક, શૈક્ષણિક અને આર્થિક રીતે એટલા સક્ષમ નથી પણ એમની પાછળ જે પ્રયત્ન કરી રહી છે એ આજની નહીં પણ વર્ષોથી આ શાળાની જે ધરોહર છે એ ધરોહરને આગળ વધારી રહી છે। એના માટે હું આખી ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આપણા કોટ વિસ્તારના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમના સર્વાંગી વિકાસ માટે ટીમ જે રીતે કામ કરે છે એ માટે એમને અભિનંદન અને થેન્ક્સ આપું। થેન્ક યુ। स्टैंडर्ड 8 कैबिनेट मिशन योजना भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजी गई थी। इसका उद्देश्य भारत को एकजुट रखना और सत्ता हस्तांतरण करना था। इस योजना में संघीय शासन का प्रस्ताव रखा गया था। कैबिनेट मिशन योजना भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इंडियन इंडिपेंडेंस। लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये दिन हमें आज़ादी, एकता और देशभक्ति का संदेश देता है। हमें अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। आगे जानकारी के लिए स्कैन करो। माय नेम इज सादिया वी आर फ्रॉम स्टैंडर्ड 8A। स्वतंत्रता आंदोलन भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा आंदोलन था। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने साहस के साथ लड़ाई लड़ी। हालांकि वह आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन इसमें भारतीय ने आज़ादी की भावना जगा दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीयों को एकजुट करना और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना था। वह संगठन आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की मजबूत ताकत बना। थैंक यू। आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड 8। पार्टीशन ऑफ बंगाल। अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय किया था। इसका उद्देश्य भारतीय को आपस में बांटना पड़ा था। इसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन ने लोगों में देशभक्ति की भावना मजबूत हुई। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी सामान अपनाया। स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था। थैंक यू। माय नेम इज शेख आयत। आई एम स्टैंडर्ड 8A। मुस्लिम लीग फाउंड 96। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय हितों की रक्षा करना था। बाद में यह संगठन भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुई थी। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। इस घटना पूरे देश में रोष फैल गई और स्वतंत्रता संग्राम की नई दिशा मिली। थैंक यू। माय नेम इज़ अलीज़ा। आई एम फ्रॉम स्टैंडर्ड 8। दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी ने की थी। इस आंदोलन के नमक कानून के विरोध में किया गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पद यात्रा कर नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन के लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग दिखाया और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में महात्मा गांधी ने की थी। इसका नारा था करो या मरो। इस आंदोलन के लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता दिखाया और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया और देशवासियों में जागरूकता लाई। मैं इरफान भाई चिश्ती, विश्व भारती स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर। 2 दिन तक ये मेला चलेगा। इसकी तैयारी में तकरीबन पिछले 20 दिन से टीचर और बच्चे लगे हुए हैं और स्टाफ 110 का है वो लगा हुआ है और बच्चों में 350 बच्चे लगे हुए हैं और अभी 1 घंटे में 500 लोगों ने विजिट कर ली थी है, जिसमें 51 स्कूल के प्रिंसिपल भी शामिल है। ख़ास बात ये है कि साइंस मेला होता है। सोशल साइंस का ये यूनिक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट गुजरात में और इंडिया में ये पहली बार आया है। डे टू डे हम जो भी
डे टू डे हम जो भी ऑफिस में जाते हैं और डेली वर्क में जितनी चीज़ों का हमारे को ज़रूरत होती है वो पढ़ाई में आती है, मगर वो चीज़ को हम ध्यान नहीं दे पाते। तो बच्चों को जो इसमें एग्जाम्पल कि भाई विधानसभा का क्या, संसद किस तरह होनी चाहिए, उसमें बड़ी कुर्सी किसकी होती है, उसकी साइज़ क्या होती है, इस तरह का एमएलए का क्या रोल होता है, स्पीकर क्या रोल होता है, चुटाइला पक्ष में बड़ा प्रधान होता है तो राष्ट्रपति का रोल वो क्यों बड़ा होता है, ये सब चीज़ें जो टेक्स्ट बुक में वो इसमें बताई जाती है और बताई हुई है। तो वो बच्चों के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा है और ईजी है। प्रैक्टिकल ही मेन है पढ़ाई में। अभी जैसे आसिफ भाई ने बताया कि भाई टेक्स्ट बुक बेस्ड पढ़ाई और प्रैक्टिकल पढ़ाई, तो मेन चीज़ है प्रैक्टिकल पढ़ाई। तो यही मेन चीज़ है कि भाई प्रैक्टिकल पढ़ाई होनी चाहिए। विश्व भारती का ये रोल रहा है कि इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। अभी ट्रैफिक के लिए हम ऐसा चाहते हैं कि बहुत बड़ा और सब स्कूलों को इससे भी ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम करें। जो अभी अगर हम देखते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्सीडेंट का, डेथ का और लोग परेशान होते हैं, तो उसकी जागृति अभियान के स्वरूप में हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ टाइम में ट्रैफिक के लिए कुछ ऐसा बड़ा लेके आए जो रूल समझे। पीछे में हमारा पूरा विश्व भारती स्टाफ और एजुकेशनल डायरेक्टर मजेटिया सर, प्रिंसिपल में जस्मीन बहन, कल्पना बहन, अशफाक भाई और उसके साथ जो 110 का स्टाफ है, उसने दिलो जान से ये जितनी भी प्रोजेक्ट बने वो हाथ से बनाए। तो वो सब चीज़ें उन्होंने दिलो जान से करी है। तो पूरा स्टाफ का इसमें योगदान है। मेरा नाम करीम लाखा है और पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एजुकेशन फील्ड से भी कनेक्ट हुए हैं। आज खास विश्व भारती स्कूल के द्वारा एक सोशल साइंस फेयर का आयोजन किया गया है और मैं खुद को नसीबदार मानता हूँ कि मुझे भी एज ए गेस्ट यहाँ बुलाया गया है। आज के साइंस फेयर में सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों और शिक्षक और ट्रस्टी सब ने मिल के एक यूनिक कंसेप्ट लेके आए हैं और दैट इज़, उसको बोलते हैं कि लर्निंग बाय एक्टिविटी। यानी बच्चे ने खुद बहुत सारे मॉडल बनाए हुए हैं अलग अलग टॉपिक पे जो उनको पढ़ाई में आते हैं और ये ऐसे मॉडल है कि जो हमारे लोगों के लिए डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के दौर में कहूँ मैं तो ट्रैफिक रूल्स भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से बताए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से करता है काम, अपने पिलर्स क्या है, विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में क्या है कि यहाँ अलग अलग स्टेट के बच्चे वो खुद ही वो वेशभूषा में बैठ के अपने को समझाते कि वो स्टेट की लैंग्वेज भी बताते हो और स्टेट में क्या खासियत है। तो इसी तरह ऑलमोस्ट 30 to 40 जितने एग्जीबिशन रखे गए और इसे यूनिक इनिशिएटिव मैंने मेरी स्पीच से पहले ही बोला कि ना भूतो ना भविष्यति, ना मैंने पास्ट में कभी ऐसा देखा है। साइंस फेयर अपने देखे हुए, मैथमेटिक्स के भी देखे, लेकिन सोशल साइंस यानी एक नागरिक के आपके हक जो है, आपके राइट्स है, वो भी दिखाया गया हो आपको, अपना ज्योग्राफी, अपना इतिहास, ये सब चीज़ें एक ही जगह। और जो प्रेजेंटेशन मेथड जो है वो टोटल यूनिक है। यानी आप हर एक जगह आप जाओगे तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी रखेगी कि आप इन्वॉल्व हो जाओगे अंदर और आप भी एज ए विजिटर अगर इन्वॉल्व होकर आप भी सीखोगे। तो ऐसा नहीं है कि खाली कोई भाषण दिया गया है या फिर खाली कुछ दीवार पे रख के कुछ आपको देख, ऐसा नहीं है। हर टॉपिक में खुद न कुछ उन्होंने यूनिक इनिशिएटिव ली है। जैसे मैं बात करूँ तो अपना ये जो ज्योग्राफी में रेखांश और कर्कवृत्त तो सब दिखाया है, तो वहाँ भी आप खुद देख सकते हो लॉन्गिट्यूड कैसे डिसाइड होता है, नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कैसा है। तो जिनको ज्योग्राफी नहीं आती उनको भी आ जाए कि भी कैसे करना है। तो हर एक में खुद न कुछ नया आइडिया लेके आए और मैं सही में विश्व भारती स्कूल की पूरी टीम को, हमारे बाबा साहब है, राजू भाई है, फिर मजेटिया साहब है, पूरे टीचर, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मेरा तो क्लियर मानना है कि बाकी सब स्कूलों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर जो सिलेबस में जो आता है वही पढ़ाई आपको लर्न किए बिना, यानी एजुकेशन का पर्पज़ यही है कि भी आप सोचो, आपको विजन ब्रॉड करो, खाली लर्न मत करो। जो मगअप जो किया जाता है स्कूलों में और जो अभी जो आउटपुट जो बच्चों का आता है वो बहुत ही निराशाजनक होता है। तो ऐसी चीज़ों से बच्चे खुद सीखेंगे, अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे और रियल एजुकेशन का जो पर्पज़ वो भी सब होगा। आज जो ये प्रोग्राम बच्चों के लिए विश्व भारती स्कूल में हुआ, सोशल साइंस फेयर, एक नया प्रयास है कि जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और सिविक्स, हिस्ट्री को लेकर एक एग्जीबिशन हुआ, एक बच्चों में मैंने देखा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होकर बच्चे बराबर देख भी रहे थे और उसको सब्जेक्ट को समझने की कोशिश भी कर रहे थे। और ऐसी चीज़ें बच्चों को कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट का क्लियर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और बच्चे रट्टा मार या सिर्फ टेक्स्ट बुक की वजह से सीखने के बजाय जब मॉडल्स बनाते हैं,
तो लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर वो अमल करते हैं और ये अमल की वजह से उनका जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो बहुत सॉलिड बनता है। ऐसी पहल दूसरे स्कूलों में भी होनी चाहिए? हर स्कूल में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हर एक स्कूल को अपना बच्चों को नॉलेज देने के लिए या नॉलेज को कॉन्क्रीट बनाने के लिए ये चीज़ें हमेशा करनी चाहिए। शाहपुर में सोशल साइंस फेयर का आयोजन किया गया था और ये एक यूनिक आइडिया है जो आज तक शायद नहीं हुआ है कहीं पे भी। बहुत सारे फेयर होते हैं अलग अलग, मगर सोशल साइंस रिलेटेड ये फेयर नहीं हुआ। इन जनरल क्या होता है कि चलो सोशल साइंस में हिस्ट्री तो कई बार राजाओं की कहानी की वजह से थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है, मगर ज्योग्राफी जो है और सिविक है और इकोनॉमिक्स ये पर्टिकुलरली थोड़े बोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। इनको एक्टिविटी के थ्रू बताना ये अपने आप में एक चैलेंज है और उस चैलेंज को विश्व भारती स्कूल के मैनेजमेंट इरफान बाबा साहब, राजू भाई की डायरेक्शन में यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के सुपरवाइजर्स और सारे स्टाफ और बच्चों ने मिलकर बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया। और ये मैं ख़ास ये कहूँगा कि जो भी स्कूल्स देख रही है, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जो हमने पढ़ाई की थी वो एक वक्त में सिर्फ नॉलेज बेस्ड ही थी, मगर प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज़ किया जाए ये यहाँ पे बताया गया है। तो ज़रूर से आना चाहिए ताकि जो बोरिंग लगने वाले सब्जेक्ट कितने इंटरेस्टिंग है ये हमको पता चले। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो अभयारण्य से अधिक सुरक्षित और कठोर संरक्षित क्षेत्र होते हैं। यहाँ जानवरों के साथ साथ प्रकृति की भी सुरक्षा की जाती है, यानी कि पेड़, पौधे, मिट्टी, पहाड़ सबको सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ किसी भी तरीके की खेती या व्यावसायिक, सामाजिक विद्या या शिकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है और सासन की राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है। थैंक यू। बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षण, ये नेशनल पार्क और सेंचुरी से बहुत अलग होता है। मतलब कि यहाँ ये बहुत, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा होता है और साथ में यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की भी सुरक्षा की जाती है और एनिमल्स की भी सुरक्षा की जाती है, जैसे कि पेड़ पौधे, उन दोनों में ये सब सुरक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पे की जाती है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, ये गुजरात में मौजूद है और ये जो सर्कल वाला है ना, ये इसका मेन एनिमल है, मतलब कि इसके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है। फिर आता है पंचमरी जो कि मध्य प्रदेश में है और वो स्क्विरल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर आता है दंगधुबंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है और इसका मेन एनिमल ये है। फिर आता है गोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद है और इसका मेन एनिमल ये है। फिर आता है सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में मौजूद है और इसका मेन एनिमल टाइगर है। गुड मॉर्निंग। आज आपके सबके सामने भारत के वन्यजीव अभयारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क और जैव मंडल आरक्षण मतलब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत की जैव विविध प्रजातियाँ। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ रेगिस्तान, समुद्र, तट और द्वीप सब कुछ मौजूद है। इनको बचाने के लिए भारत सरकार ने संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया है। चलिए समझते हैं। पहले पे आता है वन्यजीव अभयारण्य जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वन्यजीव अभयारण्य वे स्थान है जहां जानवरों को प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है। यहां शिकार पूरी तरह प्रतिबंधित होता है, लेकिन कुछ नियंत्रित मानव गतिविधियों सीमित रूप से अनुमति योग्य होती है। इन अभयारण्यों का मुख्य उद्देश्य है जानवरों को खतरों से बचाना और उनके आवासों को सुरक्षित रखना। पहले पे आता है पेरियार जो कि केरल में है, उसका मेन एनिमल है एलिफेंट। दूसरे पे आता है जाम्बू घोड़ा जो कि गुजरात में है और उसका मेन एनिमल है पैराडाइज। और तीसरे पे आता है दचिका जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और उसका मेन एनिमल है हंगुल। और चौथे पे आता है भरतपुर जो कि राजस्थान में है, उसका मेन एनिमल है साइबेरियन क्रेन। और पांचवे पे आता है नल सरोवर जो कि गुजरात में है और उसका मेन एनिमल है फ्लेमिंगो। थैंक यू। मेरा नाम शेख जहाँ आरा है। मेरा नाम पठान जन्नत है। मैं धोरण 8 में पढ़ती हूँ। क्या आपको पता है पृथ्वी की आंतरिक परतें कैसी होती है? क्या आपको पता है पृथ्वी अंदर से कैसी है? नहीं पता, चलो हम बताते हैं। आज हम जानकारी लेंगे पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक परतें। पृथ्वी की मुख्य 3 रूप से आंतरिक परतें होती है जिनको और भी उपभागों में बांटा जाता है। नंबर 1 पपड़ी क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल मध्य स्तर, नंबर 3 कोर। नंबर 1 पपड़ी क्रस्ट, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत है। इसमें हम रहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रकार है। नंबर 1 महाद्वीपीय पपड़ी जमीन के नीचे, महासागरीय पपड़ी समुद्र के नीचे। नंबर 2 मेंटल मध्य स्तर, यह पपड़ी का नीचे होता है और यह पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह गर्म चट्टानों से बना हुआ होता है जिससे टेक्टोनिक प्लेटें चलती हैं। इसके मुख्य 2
दो प्रकार है। नंबर 1 ऊपरी प्लेट और नंबर 2 निचला मेंटल। नंबर 3 कोर, सबसे भीतरी परत। यह पृथ्वी का एक केंद्र है। यह बहुत गर्म होता है। इसके मुख्य 2 प्रकार है। नंबर 1 बाहरी कोर, आउटर कोर। यह पिघली हुई लिक्विड अवस्था में होता है। नंबर 2 आंतरिक कोर, इनर कोर। यह ठोस सॉलिड अवस्था में सबसे गर्म होता है। ये हमने जानकारी ली पृथ्वी के आंतरिक परतों के बारे में। अब हम पृथ्वी के 4 प्रमुख आवरणों की जानकारी लेते हैं। नंबर 1 जलमंडल। नंबर 2 स्थल मंडल। नंबर 3 जीवमंडल। नंबर 4 वायुमंडल। जलमंडल पृथ्वी के सभी प्रकारों के जल को मिलाकर जलमंडल बनता है, जैसे कि महासागर, नदी, हिमनदी, झरने, भूमिगत जल, झील, तालाब आदि। जल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पानी हमारे को पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, रसोई में, उद्योग में उपयोगी होता है। नंबर 2 स्थल मंडल। पृथ्वी की ऊपरी ठोस और परत से स्थल मंडल बनाया जाता है। नंबर 3 जीवमंडल। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है जीवमंडल कहलाता है, जैसे मनुष्य, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव आदि। नंबर 4 वायुमंडल। पृथ्वी के ऊपर फैला हुआ गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल की अधिक जानकारी के लिए हम इस चार्ट से समझेंगे।